चलो देखो, NCERT के एग्जाम्पल बताए जा रहे थे ना, तो एग्जाम्पल के और कुछ क्वेश्चन देखो। अभी 7 चैप्टर एग्जाम्पल में कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे कल बताए थे 8, 9 और 10 एग्जाम्पल, है ना। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे बना के पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, जैसे ये है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P23, देखो P23 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी ये आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ए नंबर में ऑब्जेक्टिव में दिया है 2, बी नंबर दिया है 3, सी नंबर दिया है क्या 1 और डी नंबर दिया है क्या 5। कौन आंसर सही है? देखो यहाँ पे सुनो, आपको एक दिन बताए थे कि जैसे मान लो कोई पॉइंट है पी एक्स वाई, तो पॉइंट पी की यदि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। क्या बताए थे? बैठो। इस पॉइंट पी की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जब निकालेंगे तो पॉइंट के एस कोऑर्डिनेट के बराबर नहीं होगा, इसके वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो पी एस वाई के स्थान पे यहाँ क्वेश्चन में क्या दे दिया 2, 3। तो आपसे ये पूछा जाए कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इस पॉइंट की ये एस कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस किसके बराबर होगी? वाई कोऑर्डिनेट के बराबर। अब वाई एक्सिस से डिस्टेंस एस कोऑर्डिनेट के बराबर। क्या बोले? किसी पॉइंट की, तो यहाँ पे लिखो वी नो दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, या S1 Y1 लिख लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Y1 वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एस वाई एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एस वाई फ्रॉम वाई एक्सिस S1 Y1। तो यहाँ पे वाई एक्सिस से डिस्टेंस किसके बराबर होगी? S1 के बराबर। तो यहाँ देखो इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस किसके बराबर होगी? वाई कोऑर्डिनेट की। तो वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या है 3। और इस पॉइंट की एस एक्सिस से डिस्टेंस 3 के बराबर, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस 2 के बराबर, ठीक है। अरे ये पॉइंट का ये एस कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल। वाई कोऑर्डिनेट यहाँ 3 है और पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर इसका लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P23 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू क्या है, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट 3 ना है। यहाँ दोनों उसको भी लिख देते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P23 फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो एस कोऑर्डिनेट के इक्वल तो 2, एस कोऑर्डिनेट के इक्वल तो 2, ठीक है। तो ये आंसर इसमें क्या है पूछा, एस है ना, तो आंसर कौन सही होगा? बी नंबर।
कौन सही होगा? पूछा तो एस एक्सिस है, हम दोनों बता दिए, पर एस एक्सिस आप इसका पॉइंट का एस एक्सिस डिस्टेंस पॉइंट का क्या बाई कोऑर्डिनेट के इक्वल, तो बाई कोऑर्डिनेट 3 है। एस कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? एब्सिसा, और बाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में, इस प्रकार से आया है ठो, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, कौन कौन? ए जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 6 एंड 0 - 2, बी 0 - 2 इज, ठीक है, ए इज इक्वल टू दिया है 6, बी इज इक्वल टू दिया है क्या 8, सी इज इक्वल टू क्या दिया है 4, और डी इज इक्वल टू क्या दिया है 2, ऐसे, ठीक है। तो कैसे डिस्टेंस निकालोगे? तो जानते ना, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, एक ये हो जाएगा क्या x1/1, और ये क्या होगा s2/2। तो ए बी इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है s2 - s1 का स्क्वायर होता है ना, और y2 - y1 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू s2 के स्थान पे क्या लिखेंगे 0 - 0 का स्क्वायर -2 - 6 का स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू 0, ये होगा 8 × 64, ए बी इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये 8 होगा। तो बी नंबर सही है, बी नंबर सही, ठीक है। आगे यहाँ पे एक तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में कई साल, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है -6, 8 फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो एक पॉइंट क्या है P, एक है O, तो डिस्टेंस क्या दिया है A नंबर में 8, बी नंबर में 2√7, और सी नंबर में 10, और डी नंबर में 6। तो यहाँ पे देखो एक है ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो एक पॉइंट P दिया है जिसका कोऑर्डिनेट -6 और 8, ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 0 होता है, ये हो गया s1/1, और ये क्या हो गया s2/2, ठीक है। तो PO इज इक्वल टू क्या होगा रूट ऑफ 0 + 6 का स्क्वायर, 0 - 8 का स्क्वायर, तो PO इज इक्वल टू क्या होगा 36, और ये 64, तो रूट ऑफ क्या होगा 100, स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो इसी नंबर सही है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या हुआ 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार का दिया है, AOBC is a rectangle, ABC is a rectangle whose 3 vertices are, whose 3 vertex are, 3 वर्टेक्स इसके दिए गए हैं, एक वर्टेक्स है ए जिसका कोऑर्डिनेट 0, 3, A 0, 3, दूसरा है बी जिसका कोऑर्डिनेट, ठीक है 0, 0, ओ दूसरा ओ है जिसका कोऑर्डिनेट 0, 0, फिर है इसके बाद एक है बी का कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या है 5, 0, 5, 0, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज,
इसका डायगोनल कितना होगा, इसका डायगोनल कितना होगा। तो यहाँ पे देखो नंबर ए नंबर में क्या दिया है 5, बी नंबर में क्या दिया है 3, सी नंबर में क्या दिया है √34 और डी नंबर में क्या दिया है 4। आप देखो यहाँ पे देखो ए ओ बी और सी, ये एक रेक्टेंगल दिया गया है, तो इसका डायगोनल कौन कौन होगा, डायगोनल कौन है ए बी और ओ सी, ए बी और ओ सी। तो ओ सी क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि सी का कोऑर्डिनेट पता नहीं है, और ओ ए बी निकाल सकते हैं। यहाँ पे सी का कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट तो दिया गया है, सी का कोऑर्डिनेट क्यों नहीं दिया गया है, कोई बता सकते हो सी का कोऑर्डिनेट क्यों नहीं दिया गया है। डायगोनल निकालने के लिए सी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। तो जब ए बी निकल सकता है, ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया है, ए का कोऑर्डिनेट 0 है, बी का कोऑर्डिनेट 5 0, ठीक है। तो जब ए बी डायगोनल निकाल सकते हो तो रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, तो ए बी की लेंथ निकाल लो, वही ओ सी भी होगा। तो सी की ज़रूरत है क्या है, लेंथ ना पूछा है, तो लेंथ के लिए क्या चाहिए, एक डायगोनल के दोनों वर्टेक्स पता होने चाहिए। तो डायगोनल ए बी तो पता है आपको, लिखा ना है ओ ए बी सी, एक रेक्टेंगल है ओ ए बी सी, उसमें 3 कोऑर्डिनेट पता है, ए है ओ पता है बी, ए और ओ पता होता तो आप डायगोनल नहीं निकाल सकते थे, ठीक है, क्योंकि डायगोनल तो ए बी है और ओ सी है। तो ओ और सी के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए थे, अथवा ए और बी के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, तभी डायगोनल निकाल पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायगोनल की लेंथ सेम होती है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी की लेंथ निकाल देंगे, वही क्या होगा रेक्टेंगल का डायगोनल, ठीक है। इसको अपने से सोचोगे नहीं ना तो क्वेश्चन में फालतू में सिर्फ उतारने भर हो जाएगा। इन क्वेश्चनों के बारे में सोचना चाहिए, क्यों ऐसा किया गया है, 3 वर्टेक्स क्यों दिया है, चौथा क्यों नहीं दिया है। हमको तो डायगोनल तो पूछे है ना, तो डायगोनल तो 3 से निकल आएगा, ठीक है। और एक डायगोनल की जो लेंथ होगी वही दूसरे की भी होगी, क्योंकि रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम होता तो दोनों डायगोनल की लेंथ अलग अलग होती, लेकिन है ये क्या रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल सेम होते हैं। तो लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल कौन रेक्टेंगल ए ओ बी सी इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, 2 पॉइंट तो आपको पता ना है, ए का कोऑर्डिनेट है क्या, ए का कोऑर्डिनेट है क्या 0 3, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 5 0। फार्मूला इसको मान लो S1/1, इसको मान लो S2/2, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, S2 - S1 का स्क्वायर अंडर रूट में और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो क्या लिख दोगे S2 - S1 का स्क्वायर, ये y2 - y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। तो ये S1 y1 की वैल्यू 0 3 है, S2 y2 की वैल्यू ये है। तो यहाँ पे क्या है 5 - 0 का स्क्वायर, और ये क्या होगा 0 - 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया 25 हो गया, ये 9 हो गया, 25 9 34 अंडर रूट 34, ये सी नंबर सही है। ये पूरा सब लिख लो, जो लोग नहीं आते थे गैप किए थे तो उन सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक तरह से, पूरा एक तरह से पूरा मिसलिनियस टाइप के हैं, पूरे सब टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे अभी, ठीक है। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टेक्स। ये सब क्वेश्चन बनेंगे आपसे तभी जब आपसे 10th तक की मैथ बनती होगी, 8 वाली भी बनती होगी, 9th वाली भी बनती होगी, ये सब बनती होगी तब अपन इसे कर पाओगे। हम जानते हैं कि 2 साल लॉकडाउन लगा तक हम लोग पढ़े ना होंगे, इसलिए हम इनको भी बता रहे हैं। अब पेरीमीटर पूछ दिया तो पेरीमीटर तो यहाँ तक डिस्टेंस फार्मूला ना पढ़े हो, पेरीमीटर कोई क्वेश्चन ही नहीं है तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब होता है ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ का सम, पेरीमीटर कहलाता है। तो तीनों साइड की लेंथ निकाल के जोड़ दो,
पेरीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। कॉमन सेंस क्या, आप 10th में पहुंचते हो तो इसका मतलब 9th का जानते न होगे, 8th पढ़े न होगे, 7वीं पढ़े न होगे, तो उनसे कॉमन सेंस वाली चीज़ें पूछी जाती हैं। अब ये डायगोनल का थोड़ी यहाँ पे लिखा है NCERT 10th क्लास का। अब दो डायगोनल दिया है तो समझ जाओ कि एक रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं तो ए भी निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो चौथे डायगोनल के चौथे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट की ज़रूरत नहीं है यहाँ। ठीक है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए। अब यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालना है तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो तीनों साइड की लेंथ निकाल करके जोड़ दोगे तो क्या होगा, पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर क्या है, जैसे एक रेक्टेंगल है ABC, तो AB निकालो, BC निकालो, AC, तीनों को जोड़ दो तो तीनों साइड की लेंथ का सम क्या कहलाता है, पेरीमीटर। तीनों साइड की लेंथ का सम क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखा है 5 नंबर में, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टेक्स क्या 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 ना, एंड 3 0 एंड 3 0 इज नंबर A 3, नंबर B 12, नंबर C 11, नंबर D 7 + √5। अब देखो क्या किया जाए। ये आप जानते हो कि यदि कोई पॉइंट 3 0 है तो ये कहाँ कंटेन होगा, ये पॉइंट एक्स एक्सिस में, और 0 3 होता तो वाई एक्सिस में। ठीक है, तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं। पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0 4 ना, तो 0 4 कहाँ कंटेन होगा, यहाँ वाई एक्सिस में 0 4 ऐसे। ठीक है, अब 3 0 कहाँ कंटेन होगा, एस एक्सिस में 1 2 ये 3, तो ये होगा 3 0। तो ये मिल गया आपको ए, इसको मान लो ए, ये हो गया बी, ए भी तो आपको मिल गया। अब क्या, एक तो ओरिजिन पॉइंट है ये ओ, कोऑर्डिनेट 0 0, तो ये तो कन्फर्म पहले से पता है। जब इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3 0 है, इसका नाम बी रखे हो ना, बी पॉइंट है 3 0, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 4 है। आपको यदि क्या मिल जाए, ए बी मिल जाए तो 3 और 4 जोड़ करके इसको तीनों का सम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाए बगैर ही तो जानते हो कि यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट से बी तक की डिस्टेंस 3 है। नहीं जानते तो डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, ओ से ए तक की डिस्टेंस 4 है, आपको सिर्फ ए बी भर निकालने की ज़रूरत है। ए बी निकाल करके उनमें क्या जोड़ देना है, 3 और 4, तो तीनों साइड की लेंथ का सम आ जाएगा, और तीनों साइड की लेंथ का सम ही क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। ठीक है, तो क्या लिखोगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी। तो ओ ए क्या है 4, ओ बी क्या है 3, ए बी कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला से, क्या ए बी, तो यहाँ पे होगा 3 - 0 का स्क्वायर और 0 - 4 का स्क्वायर, ऐसे तो होगा 4 + 3 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 3 क्या हुआ 7, और 9 और 16 क्या होगा 25, तो 7 25 का वर्गमूल 5, 5 3 12, तो ये बी नंबर सही है। ठीक है ना, ओ से ए तक की लेंथ तो 4 पता है कन्फर्म, ओ से बी तक की लेंथ यहाँ पे 3 पता है। अब डायगोनल ए बी भर निकालना पड़ा डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, अब अलग टाइप का क्वेश्चन, तो पेरीमीटर आ गया, तीनों साइड की लेंथ का सम। जैसे एक 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर है ये ना, 7 देखो। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टेक्स, इफ द
एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट क्या है 3 0, बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 7 0 एंड सी का कोऑर्डिनेट क्या है 8 4। तो ए नंबर इसका क्या होगा 14, बी नंबर में क्या दिया है 28, सी नंबर में क्या दिया है 8, डी नंबर में क्या दिया है 6। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया निकालने क्या फार्मूला बताएं, क्या फार्मूला बताओ एरिया का। हाँ ठीक है, आप बोलो, आप बोलो, आप पूरा चैप्टर ख़त्म होगा ट्रायंगल के एरिया का न जाने तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सबकी लिस्ट बनाते जाओ जितने नए नए फार्मूले जुड़े हों, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पूरे लिखे हो, इसके बाद इनको लिख लो, उनको रोज़ लिखो, कितना टाइम लगेगा है? आभास होता है कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं कुछ ही समय। ट्रायंगल का एरिया डिस्टेंस फार्मूला पूछे तो भूल गया होगा, क्या है डिस्टेंस फार्मूला बताओ, वो भी नहीं याद है। अब कोई पूछेगा, आप मान लो ट्यूशन में पढ़ाने वाले आते हैं आपके यहाँ, वे साइंस वाले हैं, मैथों शायद पढ़ाते नहीं होंगे, तो पूछेंगे कि बताओ क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में, नहीं बना देखने की क्या पढ़ाते हैं, कहाँ चले जाते हो पढ़ने, फालतू में फंसे हो हैं, ऐसे बोलेंगे ना, ये थोड़ी बोलेंगे आप तैयार नहीं किए हो वहाँ पढ़ाते हैं, ये थोड़ी वो बोलेंगे हैं, हम पढ़ाएंगे वो बोलेंगे, हम पढ़ाएंगे तो आपको सब बनेगा, ऐसे भी बोलने लेंगे। ऐसे होते हैं बहुत लोग प्रमोट करने वाले। कोई आएगा तो ऐसा थोड़ी है कि घूंटी होती है तो पिला देगा तो आपसे फार्मूला याद हो जाएगा। जितना कुछ बताने भी लगते हैं तो लगता है कि अब तो नींद आने लगती है, लोगों को बकवास समझते हो, कुछ भी बोलते भी ऐसे थोड़ी होते हैं। अब यहाँ पे जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं हर संडे आते हैं, हम नहीं आएंगे तो वो कहेंगे सर जी टेस्ट आज क्यों नहीं लेंगे हैं, ऐसा भी बोलते रहते हैं, हमेशा आते हैं, ठीक है, फोर्स करते हैं क्यों नहीं लेंगे, ठीक है, वे एक्साइटेड हमेशा रहते हैं, ठीक है, लगता है उड़ जाएंगे आसमान में, ये नहीं कि अब बुझे हुए लोग रहेंगे हैं। लोहा जब ठंडा होता है तो उसको पीटते रहो, चाहे उसमें कुछ असर नहीं होगा, गर्म होगा तो उससे जो चाहो वो बना सकते हो। तो एक्साइटेड होना बहुत ज़रूरी है। एक्साइटेड होने के लिए क्या है, खुद मोटिवेशन पैदा करो या कि कोई दूसरा मोटिवेट करे, तो खुद मोटिवेशन पैदा करोगे तो ज़्यादा समय तक चलेगा, ठीक है। तो खुद मोटिवेशन कैसे, मोबाइल में तो खोलते ना हो कभी, ठीक है, तो कोई छोटा सा वीडियो 1 मिनट का देख लिया करो, सोनू शर्मा का, ठीक है, शिव खेड़ा का या कि संदीप महेश्वरी का, उनको जब सुनोगे 10 मिनट रोज़ भी, 10 मिनट रोज़, ठीक है, तो अपने आप से ज़्यादा काम लेने लगोगे आप, कहना ना पड़ेगा, ठीक है। पर इनको सुनते कहाँ होगे आप, इधर उधर वो जो 1 मिनट वाले रहते हैं तो उनको देखें, इधर उधर आए पाएँ। और मिलियन उनका सब्सक्राइबर व्यू बढ़ा दिए, जो देखना चाहिए वो देख नहीं रहे हो, जिससे आपकी ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। पर आपको लगता है कैसे ऐसा चीज़ जानते हैं, रिजल्ट बता देता है क्या करते हैं। फलों को बदलना है तो जड़ों को बदलो, दिखने वाली चीज़ में बदलाव करना है तो न दिखने वाली चीज़ में बदलाव करो। न दिखने वाली चीज़ क्या है, 24 घंटे करते क्या हो, कोई दिखता थोड़ी है, पर रिजल्ट बता देगा क्या करते हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप ये कह सकते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, स्कूल का होमवर्क रहता है, सबके पास स्कूल का होमवर्क रहता है, टॉपर वाले को नहीं रहता, स्कूल में भी जाते हैं 7 घंटे के लिए, ठीक है, फिर क्यों टॉप करते हैं वे लोग,
ठीक है। तो ये इसलिए आपको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, किस टाइम में हम पढ़ सकते हैं। लिखा करो, लिखने के बोलेंगे तो आप कहोगे ये सर जी 10वीं वालों को क्या बताते हैं। हिसाब किताब लगाओ कि हम किस टाइम, हमारा टाइम जाता कहाँ है। ठीक है, ट्यूशन पढ़ के आए तो सुस्ताने लगे अब 1 घंटे, ट्यूशन पढ़ के आए ना, तो टाइम कहाँ है फिर। पढ़ने का मन थोड़ी करेगा, ट्यूशन पढ़ के जाओगे तो 1 घंटे खेलने चले, खेलना चाहिए। ठीक है, अब 1-2 घंटे खेल लिए, पता चला, जानते हो 7 घंटे तो स्कूल में रहे, 7 घंटे लगता है ना, 6 आने जाने तो 7 घंटे हो जाएगा। 7 घंटे 6 घंटे सो ही लेते होगे। ठीक है, खाने पीने नहाने तैयार होने में 2 घंटा चला गया, तो 7 दूना 14, 2 16 घंटा हो गया। 16 में 2 नहाने धोने हो गया ना, 14 16 हो गया। अब 24 में 16 निकाल दो तो कितना बचा, 8 घंटे। 8 घंटे में 1 घंटे ट्यूशन चले आए तो 7 घंटे। अब 1 घंटा आने जाने में चला गया 6 घंटे। अब 6 घंटे में 6 विषय है, 6 से डिवाइड करो, 1-1 घंटा आता है। ठीक है, अब 1-1 घंटा आता तो क्या है, किसी दिन मीना बाज़ार चले गए तो 6 में 3 और निकाल दो, 3 घंटा बचा। अब किसी 3 घंटे में कोई मेहमान आ गया तो उसमें 1 घंटा निकाल दो, 2 घंटा बचा। 2 घंटे में किसी पीरियड में पिटाई होने वाली है। ठीक है, नहीं ले जाओगे कापी तो उसी कापियों पे तैयार करने लगे, हो गया। दूसरे दिन फिर चले आए ऐसे ट्यूशन। ये कब तक ऐसे चलता रहता है, फरवरी वाला। अब लोग कुछ होते हैं जो अप्रैल से लेकर के ये जो 8 घंटा बचता है ना, 8 घंटा, वो 8 को क्या करते हैं, 11 कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, यहाँ पे तैयार होने वाला टाइम 1 घंटे कर दिए, सोने वाला टाइम 7 घंटा है तो सोने वाला 4 घंटा कर दिए, 3 घंटे तो यहाँ से बचा लिए भाई, 4 घंटे सोते हैं। पर अभी 7 घंटे यदि आप सोते होगे तो एक 4 घंटे सोओगे तो आपको नींद आएगी। ठीक है, पर धीरे धीरे, अभी 7 है तो 6.5 करो, फिर 6 से 6 कर दो, फिर 5.5 करो, फिर 5 करो। ठीक है, ऐसा नहीं होता। जैसे हम 12 बजे सोते हैं, 4 बजे हम जग जाते हैं, हमको लगते नहीं कि हम नींद पूरी नहीं हुई। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि उस हिसाब से हम सेट हो गए हैं। तो जब मैं ऐसा कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो ऐसा। ठीक है, ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि सोए हुए नहीं हो, उस रफ्तार से सोओगे। जो लोग पढ़े हैं भी इस तरह से सपना देखते हैं नवस्तक, किसी को सपना आता होगा इसका मतलब वो ज़्यादा सो रहा है। जिसके पास फुर्सत नहीं होती उसको सपना आएगा ही नहीं कुछ। बहुत तेज रफ्तार से सोए रहो तो वहाँ सपना आएगा, वो तो अर्ध निद्रा की अवस्था में आता है सपनों में। ठीक है, तो ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, अब कल से सब लोग फार्मूला लिख कर जमा करोगे यहाँ हर डेट। जैसे आज डेट कौन तारीख है, आज 22, तो 22 तारीख का लिए 2 पन्ना कागज़ निकालोगे, किसी टाइम में पूरे जितना तक फार्मूला बताए हैं रोज़ एक बार लिख के जमा करोगे डेट डाल के। ठीक है, तो रोज़ लिखोगे अपने हाथ से ना, तो लिखने हम ये मेरा मकसद जानते हो क्या है, ये हमारे लिए काम नहीं कर रहे हो। रोज़ फार्मूले लिखोगे, 10-15 दिन के अंदर सब फार्मूले याद हो जाए तो मैं तो आपसे 80% क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएंगे। 80% क्वेश्चन फार्मूले बेस पर होते हैं। ठीक है, 85 मान कर चलो, 15% आप विशेष टाइप रहते हैं। ठीक है, अब 80% आपसे तो तैयार हो जाएगा, बस आते रोज़ फार्मूला लिख के जमा करना है, याद है तब भी। ठीक है, पिछले साल एक मनोज नाम का लड़का था, उसको रोज़ लिखवाते, वैसे नहीं था वो, जानते होंगे मनोज वहाँ पढ़ता था मनोरथ में, एक मनोरथ का यहाँ पे आर्या में। हाँ, तो वह सब लड़के ऐसे नहीं रहते हैं, पर वे एक माही थी उसके साथ में, तो माही तो टॉपर थी, तो वे उसको भी हम उसी प्रकार का बनाना चाहते थे। तो रोज़ 2 पन्ने फार्मूले लिख के जमा करता था। 1 महीने 2 महीने तक जमा किया तो सब याद हो गए। ठीक है, एक स्थिति ऐसी है कि जोशना में उससे सवाल लगवाने लगे बोर्ड में सर, इतना कमज़ोर लड़का था वो, हमको लगता नहीं था कि पास होगा, 85 नंबर पाया मैथ में। जबकि पिताजी उसके सोच टेंशन में थे कि फेल ना हो जाएगा तो बदनामी बहुत होगी। परीक्षा के गैप में वे चिंतित थे, वो जानते नहीं थे कि इतना बदलाव हो चुका है उसके अंदर। हम बोले कि वो पीछे आज वाला पढ़ा थोड़ी, कि बोले कि आप एक दिन में 12 घंटे पढ़ा दीजिए गैप में, अब फीस हम 1 महीने के दे देंगे ऐसा बोल रहे थे। हम बोले कि वहाँ पे गैप में पढ़ाने से और नुकसान होगा, तो उसको हम 1 घंटे भी नहीं पढ़ाए। ठीक है ना, तो बात समझ में आई। कल से जितना फार्मूले हम लिखे हैं किताब से लिखो आज जाके,
और उस फार्मूले को रोज़ डेट डाल के हमारे पास जमा करोगे। हम भूल जाएंगे तो आप अपने से दोगे कि हम फार्मूला लिख के ले आए हैं, इसको जब ले लीजिए, ठीक है। तो जब दोगे तो रोज़ लिखोगे, ठीक है, वैसे लिखबे ना करोगे, उसी बहाने तो लिखोगे कम से कम, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इसी के पहले लिखना सब फार्मूले, फिर ट्रिग्नोमेट्री वाले लिखना, ठीक है। अब आपको फार्मूले आ गए, 1 + tan स्क्वायर थीटा पूछें भूल गया होगा, क्या होता है काट स्क्वायर थीटा, तो गलत है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला डी निकालने का क्या फार्मूला है, b² - 4a। रूट इक्वल होने के लिए शर्त क्या है, रियल होने के लिए क्या शर्त है, हाँ। अब ऐसे टाइम में लिखो, जैसे मान लो आप कितने बजे सो जाते हो, मान लो 11 बजे सो जाते तो 11 से लेकर के 11:15 तक लिखो, नींद आती तो खड़े होके लिखो, खड़े होके लिखो ना। ऐसे नॉर्मल पोजीशन में थोड़ी है कि सब परफेक्ट रहेगा तो आप लिख लोगे। ऐसे टाइम में मतलब खाली नहीं रहते हो कि जिस टाइम में थके रहते हो, अब उस टाइम में भी सो गए तो पढ़ोगे कब, हैं। ट्यूशन गए, स्कूल गए, 7 बजे बैठे हो गए किताब खोल के, ठीक है, तो नींद तो वे करेगी, जबकि उपकी आने लगती है, सब थके हारे हो। तो उस टाइम में तो क्या है, स्टार्ट होने के लिए शुरू में लिख लिख कर पढ़ा करो, सब हिंदी तक पढ़ो लिख लिख कर, ठीक है, तब पढ़ने का मन करेगा। अब थके हारे में आप पढ़वे भर करोगे तो सो जाओगे और पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। हिंदी भी पढ़ो तो लिख लिख कर पढ़ो, ठीक है। फिर 2-4 लाइन लिखे, फिर पढ़ने लगे, फिर लिखिए। रफ भी खुला होना चाहिए, पेन भी खुली होनी चाहिए, और जो पढ़ रहे हो वो भी सामने होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं, बहुत सारे लोग तो टीवी भी चल रही है और कहाँ पे खोले, मम्मी देख रही है, पढ़ रहे हैं मम्मी, ठीक है, अब वहाँ पे सो भी गए वहीं पे। ऐसे में पढ़ाई थोड़ी होती है, दिखाने के लिए ना पढ़ना। असली पढ़ाई जानते हैं क्या होती है, एक स्थान पे वहाँ टेबल रखी है, टेबल में क्वेश्चन लिख दो आप, 1 2 3 और फिर दूसरे स्थान में बैठ के उसको तैयार करो, और फिर 1.5 घंटे या 1 घंटे बाद जाके वहाँ लिखो बिन देखो, ठीक है। टेबल में क्वेश्चन लिखा है वहाँ, उसको तैयार करने यहाँ आए हो, अब तैयार करके तीनों क्वेश्चन को वहाँ जाके लिखेंगे। अब आपको अच्छे से तैयार होगा, वे लिखना है उसको, तो यहाँ पढ़ोगे तो तैयार होगा, नींद भी कम नहीं आएगी। अब ऐसे नहीं पढ़ते, परीक्षा पता नहीं कब होगी तो खोले हो ऐसे फेयर कॉपी, एक भी याद नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन तैयार करो, 2 क्वेश्चन तैयार करो, 3 क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिख दो, स्थान छोड़ दो, अब दूसरे स्थान पे यहाँ आके उसको तैयार करो, फिर वहाँ जाके लिखो जितना ध्यान आता है, फिर चेक करो उसमें कि 10 नंबर में कितना नंबर पाए, दोबारा फिर करो, 3 बार में तैयार हो जाएगा परफेक्ट। तो ये क्यों करना जरूरी है, चढ़ाई चढ़ने के लिए क्या करते हैं, पैडल मारते हैं साइकिल में कि नहीं, और नीचे जाने के लिए वैसे नहीं चले जाएंगे, कुछ ना करोगे तो नीचे चले नहीं जाओगे, और ऊपर जाने के लिए सब करना पड़ता है। चलो देखो आगे, क्वेश्चन नंबर पूरा हुआ ये, कभी नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहे थे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या बताए थे आप लोगों को, ABC, एक को मान लो x1 y1, और एक को मान लिए S2/2, और तीसरे S3/3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2, ठीक है। x1, स्कूल में भी कोई पीरियड खाली हो तो वहाँ फार्मूले लिखने लगना, पर लिख के जरूर जमा करना कल, है ना। अब ये फार्मूले जैसे मान लो हम रोज़ पूछेंगे तो पता चला कि हम आप आगे लास्ट 13 चैप्टर पढ़ाए हैं, तब भी ये फार्मूला आपको याद है। अब 13 चैप्टर पढ़ाएं तो पता चला तब तक में हम न पूछेंगे तो एक बार न लिखोगे, ऐसा भी होगा कि नहीं होगा, ऐसा भी होगा कि एक बार भी नहीं लिखोगे, लेकिन 13 चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते इसको कितनी बार लिखोगे, हम यदि देखेंगे रोज तो कितनी बार लिखोगे लगभग। और वहाँ का स्कूल वाला टाइम भी सदुपयोग होगा किसी न किसी टाइम में, सोने के टाइम में लिखो, नींद आती है तो लिखने लगो फार्मूला, ठीक है। तो ये S1 कॉमन y2 - y3, S2 कॉमन y3 - y1, S3 कॉमन y1 - y2, ऐसे बताए ना थे एक दिन फार्मूला। ये क्या है, 1 2 3 साइक्लिक आर्डर में, शुरू में 1 है तो आगे 2 3 होगा, 2 है तो 3 1 होगा, और 3 है तो 1 2 होगा। तो शुरू में ये तो क्रम से देखो, S1 S2 S3 क्रम से है, 1 है तो 2 3 होगा, 2 के आगे
2 के आगे क्या है 3 और फिर 1, ठीक है। 3 के आगे क्या है 1 2, 1 के आगे क्या है 2 3, 2 के आगे क्या है 3 1, 3 के क्या आगे क्या है 1 2। तो भाई 1 है तो यहाँ 2 3 होगा, 2 है तो 3 1, 3 है तो 1 2। यहाँ क्या है पहले वाले में S1 S2 S3 क्रम से है, अब यहाँ 1 के आगे वाला 2 के आगे वाला 3 के आगे वाला, लेकिन बाई में है, बीच में माइनस भी लगा है, ठीक है। अब ये फार्मूला लगा लो। अब इसके स्थान पे वैल्यू आपको दे दी गई है क्या 3 0, बी के स्थान पे क्या वैल्यू दी है 7 0, सी के स्थान पे क्या वैल्यू दी गई है 8 4। ये सब वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे क्या आ गया S1 का मान 3, Y1 का मान 0, यहाँ S2 का मान 7, Y2 का मान 0, यहाँ S3 का मान 8 और Y3 का मान 4। ये सब वैल्यू यहाँ पुट करो फार्मूले में। तो 1/2 S1 के स्थान पे क्या लिख देंगे 3, Y2 के स्थान पे क्या लिख देंगे 0, Y3 के स्थान पे क्या लिख देंगे 4, S2 के स्थान पे क्या लिख देंगे 7, Y3 के स्थान पे क्या लिख देंगे 4, Y1 के स्थान पे 0, S3 के स्थान पे क्या 8, Y1 के स्थान पे 0, Y2 के स्थान पे Y1 के स्थान पे Y2 के स्थान पे 0 है ना ये। तो 1/2 ये क्या होगा 3 4 जा -12 28, ये आया। 28 से 12 सब्ट्रैक्ट करो, 20 से 8 से 12 16 और ये 2 से काट दो तो 8 आएगा 8, ये सी नंबर सही है 8 स्क्वायर यूनिट, 8 स्क्वायर यूनिट। तो इस प्रकार ये पहली एक्सरसाइज के ये एग्जाम्पल थे 7.1 के, ठीक है। 7.1 से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते, ये तो उसमें था 7.2 में ना एरिया वाला, 7.3 में निकुल मिला के कॉमन वाले क्वेश्चन हैं सब। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, कितना टाइम हो गया 54। द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ग्राम ABCD whose 3 vertex are, whose 3 vertex are क्या क्या है। ए का कोऑर्डिनेट -2 3, बी का कोऑर्डिनेट 6 7, सी का कोऑर्डिनेट 8 3 इज। एक पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स दिए गए हैं, तो चौथे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए नंबर 0 1 होगा कहता है, बी नंबर 0 -1, सी नंबर -1 0, डी नंबर, डी में क्या है 1 0। ये कहता है कि पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स दिए गए हैं, तो चौथे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा पता लगाओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम हो गया ABCD, ठीक है। डी का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 के स्थान पे दिया है 0 1। अच्छा इसको क्यों लिखते हैं, क्या दिया है ए का कोऑर्डिनेट -2 3, बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 6 7, ये S2 y2 के स्थान पे क्या दिया है 6 7, और यहाँ S3 y3 के स्थान पे क्या दिया है 8 3, और डी का कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है
तो मान लेते हैं S4/4 डी का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो क्या जानते हो आप, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कल 10 नंबर एग्जाम्पल बताए थे, परसों बताए ना थे कि डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि AC डायगोनल को BD 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब BD डायगोनल को AC 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि डायगोनल AC का जो मिड पॉइंट होगा वही डायगोनल BD का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो डी का कोऑर्डिनेट मिल ही जाएगा ये लगाओगे तो फार्मूला। तो क्या लिखोगे, सिंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, सिंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, बाइसेक्ट टू ईच अदर, बाइसेक्ट टू ईच अदर, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BT, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। AC का मिड पॉइंट बराबर BD का मिड पॉइंट। तो AC का मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, x1 प्लस x3 अपान 2, अब y1 प्लस y3 अपान 2, यही ना। अब BD का मिड पॉइंट x2 प्लस x4 अपान 2, y2 प्लस y4 अपान 2, ये हुआ। अब S1 की वैल्यू क्या है देखो, -2 ना। S1 की वैल्यू क्या है, -2। S3 की वैल्यू क्या है, 8 अपान 2। अब y1 प्लस y3, तो y1 की वैल्यू है 3। अब y3 की वैल्यू क्या है, 3 अपान 2, ऐसे। S2 की वैल्यू क्या है, 6। S4 पता है नहीं है, निकालने हैं आपको। y2 की वैल्यू क्या है, 7 प्लस y4 अपान 2, ऐसे। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 8 से 2 निकालो तो 6, 6/2 और 6/2, और यहाँ पे 6 प्लस x4 अपान 2 और 7 प्लस y4 अपान 2। ठीक है, ये 2 3 जा, ये 2 3 जा, तो क्या आएगा 3 3। ठीक है, तो ये 6 और प्लस x4 अपान 2, 7 प्लस y4 अपान 2, कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, 6 प्लस x4 अपान 2 इज इक्वल टू 3 और 7 प्लस y4 अपान 2 इज इक्वल टू 3। इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा, 6 प्लस x4 इज इक्वल टू 6 और 7 प्लस y4 इज इक्वल टू 6। तो S4 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 और y4 इज इक्वल टू 6 माइनस 7। तो S4 इज इक्वल टू 0, y4 इज इक्वल टू -1। तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 0, -1। डी का कोऑर्डिनेट आ गया, बी नंबर सही है। ठीक है, ठीक है, जाओ सब फार्मूला वार्मूला कर लिख के आना। 7 चैप्टर के और 4 चैप्टर के, 5 के और 8 के।